हाय क्लास। आइए साहब, चलो शुरू करें। एग्रीकल्चरल इनकम विच इज सेक्शन 21A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आइए साहब, इससे पहले मैं आपको एक मूवी का नाम बताना चाहूंगा, मदर इंडिया। पुरानी मूवी है, एक बार जरूर देखें उसे। उसके अंदर में आपको खेती क्या करते हैं, कैसे करते हैं। वैसे सबको पता होता है कि खेती कैसे की जाती है, बट देन इट इज बेटर टू वॉच दिस मूवी। चलिए साहब, शुरू करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम। अब साहब समझते हैं एग्रीकल्चर। बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी एग्रीकल्चर क्या होती है। राइट? आइए साहब, एग्रीकल्चर हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एग्रीकल्चर जो है इनकम टैक्स एक्ट ने डिफाइन नहीं किया। वो सिर्फ ये बताता है कि ये चीजें एग्रीकल्चरल इनकम में फॉल करेगी। बट एग्रीकल्चर पर से क्या होता है ये उसने डिफाइन नहीं किया। तो सर क्या करें, कैसे करें? हम कॉमन डेफिनेशन पे चलेंगे। कॉमन डेफिनेशन क्या है? कॉमन डेफिनेशन ये बोलता है कि एग्रीकल्चर ब्रॉडली मीन्स, मतलब मोटा मोटी एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन ऑफ अ फील्ड इन्वॉल्विंग ह्यूमन स्किल, लेबर विच इज अप्लाइड ऑन द लैंड। तो साहब अगर मैं ये बोलूं कि ये एक इंसान है जो कि हल से खेत जोत रहा है, और ये एक लेबर है, ये लैंड है मेरी, उसके ऊपर में इसने हल जोता, बीज बोए, फिर इसने बाद में पेस्टिसाइड्स लगाए, फिर ये एक महिला है जो कि इस खेत के अंदर में से टमाटर चुन रही हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, इन्हें एग्रीकल्चर की डेफिनेशन के अंदर में कहा जाता है। अब एग्रीकल्चर के अंदर में एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड की गई हैं। पहला आता है बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस का मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो ऑपरेशंस जिसके बगैर मेरी फसलें ही तैयार नहीं होंगी। मतलब दोज ऑपरेशंस विच आर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिवली रेजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड द बेसिक ऑपरेशंस। मतलब ये जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, इसके बगैर मेरी फसलें कैसे आएंगी? जब तक सीड नहीं डालूंगा, जब तक हल से खेत नहीं जोतेंगे, तब तक किस तरीके से हमारे पास वो अंकुरित होंगे। फिर आते हैं साहब सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। एक बार मैंने ये वाला जो ऑपरेशंस हैं, ये वाली फर्स्ट स्टेप कर लिया, तो फिर आएगा ये सेकेंड स्टेप और ये फाइनल स्टेप। तो जो सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस आते हैं वो ये हैं और ये है। So subsequent operations, those operations performed after they produce sprouts from the land। मतलब यहां से वो अंकुरित हो गए, अब वो उगने लग गए, पौधे की शक्ल लेंगे। उसके बाद वो, जैसे अगर धान की खेती हुई, धान के बीज मैंने बोए। धान के बीज बोने के लिए मैंने पहले हल से खेत को जोताई की। जरूरी नहीं कि भाई हल हो, पर ट्रैक्टर से भी कर सकता हूँ, नया जमाना है भाई। नए नए इक्विपमेंट से, हल से मैंने या ट्रैक्टर से मैंने खेत को जुताई करी। उसके बाद मैंने उसमें सीड्स डाले, उसको पानी दिया, और फिर धीरे धीरे फसलें उगने लगी। जब फसलें उगने लगी, तब मेरे पास ये सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस आते हैं, आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड। ठीक है? these are considered only when they are taken in conjunction to basic operations। जब तक मैं सीड्स नहीं डालूंगा, तब तक ये वाले ऑपरेशंस आएंगे ही नहीं। these operations are like weeding। weeding मतलब जो घास जो एक्स्ट्रा जो होती है, वीड्स जो होते हैं, जो हमारे पौधों को नुकसान देने वाले पौधे होते हैं, अगर उन्हें निकालना। डिगिंग,
जो अंदर से जो कीड़े वगैरह हैं वो सब निकाल देना, एटसेट्रा, आर इन द नेचर ऑफ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। ठीक है साहब। इसके लिए एक केस लॉ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट हैज इन CIT वर्सेस राजा बिनोय कुमार शाह रॉय, राजा बिनोय कुमार शाह साहस रॉय, ये एक केस था जिसके अंदर में ये बोला गया कि हमारे जंगल हैं, जंगल से लकड़ियां हम काट करके बेच रहे हैं, तो और इसके अंदर में कुछ और भी चीजें थी जो हमने बेची हैं, जंगल में जो ऑटोमेटिकली उगे हुए थे, ये सारी की सारी आप एग्रीकल्चर इनकम में मानो। तो कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला, ये एक्सट्रैक्ट है। टू डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड हैज बीन यूज्ड, सो लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, देयर हैज टू बी सम मेजर ऑफ कल्टीवेशन, मतलब कि यहां पे कुछ मेजर ऑफ कल्टीवेशन, कुछ ना कुछ कल्टीवेशन ऑफ लैंड and some expenditure of skill and labor upon it has to happen. Consequently, income from sale of forest trees growing naturally and without any human intervention, बिना किसी आदमी के मेहनत के अगर ये आपने पेड़ उगे हैं, तो इसके कटाई को बेच करके शुड नॉट बी कैनॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम, इट कैनॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। अब साहब ये क्या चीज है, ये साहब ये बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 के तहत तीन तरह से पावर्स दिए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्टेट और सेंटर दोनों मिला करके पावर्स यूज कर सकते हैं। तो उसमें बोलता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट क्या है, पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली हैज legislates on matters like defense, foreign affairs, currency, फॉरेन जो करेंसी रिजर्व्स होते हैं, तो उन सब के लॉज बनाने, उन सब के ऊपर में रूल्स बनाने, ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। सो यूनियन लिस्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। फिर स्टेट लिस्ट क्या बोलता है स्टेट लिस्ट पे, स्टेट लिस्ट मतलब वो होते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का रोल आता है। तो स्टेट लेजिस्लेटर हैज एक्सक्लूसिव पावर ओवर टॉपिक्स लाइक एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड लोकल गवर्नमेंट। सर अगर तो ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो आप हमारे को एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं? आपने तो बोला था इनकम टैक्स एक्ट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर। बिल्कुल बोला था मैंने। मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, अभी इस क्वेश्चन को रखो जेब में। आगे आते हैं साहब कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर। कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन द टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ एंड मैरिज एक्ट्स। ठीक है, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। आगे चलते हैं साहब। यहां तक आपको ये मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर और लैंड रिलेटेड मैटर्स स्टेट लिस्ट में आते हैं, फिर भी इनकम टैक्स के दायरे में ये आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं मैं ये बताऊंगा, मैंने इसलिए ये आपको टॉपिक दिया है। ठीक है। अब इनकम टैक्स एक्ट कैसे डिफाइन करता है एग्रीकल्चरल इनकम? उसके पास सेक्शन 21A, रेंट और रेवेन्यू हैज टू बी डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंड। अगर एग्रीकल्चरल इनकम ट्रीट करनी है तो रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड। ये जो लैंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड लैंड हैज टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। भाई साहब म्यांमार में जाकर के लैंड के अंदर में अगर खेती बाड़ी हो रही है तो उसकी इनकम मैं एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानूंगा मैं। एंड इट हैज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। एक क्वेश्चन बताइए साहब,
मेरे पास एक गांव में जमीन है, मैंने वो एकता कपूर को दिया एक सीरियल बनाने के लिए, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम में आएगा? गांव में एक जमीन है, खेत है, वो मैंने एकता कपूर को दिया शूटिंग के लिए, बालाजी टेलीफिल्म्स को दिया शूटिंग के लिए, क्या वो आएगा? नहीं आएगा। वो अदर इनकम में जाएगा, वो बिजनेस इनकम में जाएगा। तो इट हैज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। सेक्शन 2(1)(a) बी क्या बोलता है? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय वे ऑफ, मतलब जो लैंड है, जो ये वाली जो लैंड जमीन है, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर हो रहा हो, यहाँ पे एक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही हो, एग्रीकल्चर जो हमने पीछे समझा था वो होनी जरूरी है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड बाय कल्टिवेटर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे स्टेप्स उस लैंड के ऊपर में हो रहे हों, उस जगह के ऊपर में हो रहे हों, ऐसे प्रोसेस हो रहे हों जो कि उस फसल को मार्केट में बेचने लायक बनाए। धान अगर आप लेके जाओगे चावल के संग में, तो आपका वो पूरी की पूरी कली नहीं बिकेगी जब तक कि वो चावल चावल के दाने ना हो, ठीक है। फिर सेल बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब अब रेंट आप कैश में ले सकते हो, या आप बोल सकते हो कि इतने किलो का धान हमारे को दे दो, ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड in respect of which no process has been performed other than that mentioned in above। ये वाला जो प्रोसेस है, टू मेक दैट प्रोसेस फिट फॉर द मार्केट, उसके लिए अगर आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, या उसके बदले में आपका जो रेंट है हो रहा हो, मिल रहा है उस जगह के लिए जहां पे वो प्रोड्यूस फिट टू बी सोल्ड इनटू द मार्केट आ रहा है, तो वो केस भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर में आएगी। एग्रीकल्चरल इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, फार्म हाउसेज होते हैं साहब, अब जो पार्टियों वाले नहीं, फार्म हाउसेज, और जो ऐश प्रस्ती करने वाले नहीं, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए जो फार्म हाउसेज होते हैं उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं। मोटा मोटी हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो लैंड होनी चाहिए, एक वो लैंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए होनी चाहिए। ये दो चीजें अगर आप समझ जाओगे तो आप ये तीन जो सेक्शंस हैं उसे अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आइए साहब आगे चलें। एज पर एक्सप्लेनेशन 3, अब ये क्या है? एक एक्सप्लेनेशन जो मैंने, याद है आपको डेफिनेशंस के टाइम पे, सॉरी इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि एक प्रोविजंस होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं। एक्सप्लेनेशंस आर दोज थिंग्स विच बेटरली एक्सप्लेन द सेक्शन, राइट? तो एज पर एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ 2(1)(a), इनकम डिराइव फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी। जो हम लोग देखते हैं, जो गांव साइड जाते हैं तो नर्सरी हो रही होती है, जब पौधे लेकर के आते हैं घर में लगाने के लिए, नर्सरी वुड बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम, डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम वेदर द बेसिक ऑपरेशंस आर कैरिड आउट और नॉट। ठीक है जी। आगे चलें। ये आप नोट्स ले सकते हैं, जस्ट email me, my email address has been given at the end of the slide, or you can note down, it is it is Varmani Associates, Varmani Associates @gmail.com,
gmail.com। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आइए साहब, रेंट एंड रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड को थोड़ा सा और समझते हैं। क्या समझेंगे हम इसमें? सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? रेंट और रेवेन्यू शुड बी डिराइव फ्रॉम लैंड। जो रेंट या रेवेन्यू आना चाहिए वो लैंड से आना चाहिए। लोकेशन शुड बी, इट शुड बी इन इंडिया। एग्रीकल्चरल लैंड situated out of India is business income, right? म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश, कहीं पे भी आपका एग्रीकल्चरल लैंड हो तो आप क्या बिजनेस इनकम की कैटेगरी में फॉल करेंगे। ऐसा होता है। यू नो, देर आर पीपल हु हैव देयर फार्म्स इन बांग्लादेश एंड देयर हाउसेस इन इंडिया। दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। They every day they take their card and show it to the border security forces and then go out, in the Bangladesh border to to cultivate their land। तो वहां पे उनको बिजनेस, वहां से जो आमदनी होती है वो बिजनेस इनकम इंडिया में आता है। बांग्लादेश के अंदर में उनका अपना टैक्सेशन के अंदर में होता है। फिर जाकर के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में आपका वो फॉल करता है। दैट्स अ सेपरेट चैप्टर, वील डिस्कस दिस व्हेन वी आर डूइंग एडवांस लेवल्स। ठीक है साहब, आगे चलें। द पर्पस ऑफ लैंड बीइंग यूज्ड शुड बी एग्रीकल्चरल। ठीक है साहब, यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए साहब आगे। रेंट और रेवेन्यू, इसके अंदर में और फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। द रेंट होता क्या है? द पेमेंट रिसीव्ड फॉर द राइट टू यूज एग्रीकल्चरल लैंड इज कंसिडर्ड रेंट। क्या होता है राइट टू यूज एग्रीकल्चरल लैंड? ये रेंट की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। इट कैन बी इन कैश और इन काइंड। या तो आप कैश ले लीजिए, 5 लाख रुपए सीधा सीधा रेंट दे दो, या तो आप बोलोगे 5 लाख का गेहूं दे दो। ओनर और टेनेंट, रेंट कैन बी रिसीव्ड बाय लैंड ओनर ऑफ द लैंड, और अगर टेनेंट है तो वो सब टेनेंट से भी रिसीव कर सकता है। ठीक है, यानी कि मैंने किराए पे लिया, मैंने आगे किराए पे दे दिया। अब रेवेन्यू क्या होती है? रेवेन्यू इनकम्पसेस इनकम बियॉन्ड रेंट। मतलब कि रेंट और रेवेन्यू जब लिखते हैं हम लोग, ये यहाँ पे रेंट और रेवेन्यू लिखा हुआ है जो, इसका मतलब ये होता है या तो रेंट, या तो कोई फीस, या तो कोई रिन्यूइंग लाइसेंस का फीस। यानी कि होता क्या है, मैंने पहले होती थी पगड़ी के ऊपर में जगह लेनी। मतलब मैंने एक एडवांस पैसा दे दिया, से 10 लाख रुपए दे दिया, और मैं अब हर महीने 2,000 रुपए देता रहूंगा। तो और मैं 50 साल तक ऐसे ही करूंगा। 50 साल के बाद मैं आया तो उसने बोला अब आप मेरे को 5 करोड़ रुपया दीजिए और 10 साल के लिए ही खाली मैं आपको लीज पे दूंगा। तो ये जो 50 जो जो कितना करोड़ में, 5 करोड़, जो 50 करोड़ जो मैंने बोला, उसके जो वो लेने के लिए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन रेंट। अब एक्सक्लूजन्स क्या एग्रीकल्चरल इनकम के लिए? इनकम फ्रॉम अर्बन लैंड, मतलब कि अगर अर्बन लैंड के अंदर में अगर आप एग्रीकल्चर कर भी रहे हो तो भी वो एग्रीकल्चरल इनकम से बाहर है। ठीक है। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अगर एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर में नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर रहे हो तो भी वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम आएगी। ठीक है। उसके अलावा अगर आप इनकम फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, income from land not used for agricultural purposes, even if it is situated in rural area, is not to be considered as agricultural income। ठीक है साहब, नोट कर लेंगे आप रिवाइंड करके। आइए साहब आगे बढ़ते हैं।
प्रोसेस दैट इज ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू मेक द प्रोड्यूस फिट टू द मार्केट। तो हमने पीछे जब पढ़ा था, अगर मैं यहां पे लेके जाऊं आपको, ये वाले पे, एग्रीकल्चरल इनकम पे, तो परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट। ये हम आगे समझेंगे। तो साहब, प्रेपरेशन फॉर सेल, मतलब आपने एक धान की खेती करी। इसको मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। आपने धान की खेती करी, पहले आप बीज डालेंगे धान धान के, फिर वो अंकुरित होंगे, फिर वो बड़े बड़े पौधे बनेंगे, फिर आप उसकी कटाई करोगे। कटाई करके फिर आप उसे, धान को एक एक पत्थर के ऊपर में मारोगे। उससे क्या होगा, धान अलग होगा और भूसा अलग होगा। जो मेरा जो बाकी का जो स्टेम है वो अलग होगा। फिर आप क्या करेंगे साहब, उस सारे धान को आप उठाएंगे और उसे छानेंगे कि भैया इसमें कंकड़ पत्थर तो नहीं है। वो छान करके उसे बोरे में भरेंगे। बोरे में भर के उसे बैलगाड़ी में रखेंगे या ट्रैक्टर पे रखेंगे। फिर वो मार्केट जाएगा और फिर वो बिकेगा। तो साहब, प्रेपरेशन, द टू बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चरल इनकम, द इनकम मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रोसेस typically employed by the cultivator or receiver of rent in kind to prepare the produce fit to be sold into the market। टिपिकली यही प्रोसेस है धान का, कि भैया उसे मारा जाता है पत्थरों के ऊपर में धान अलग करने के लिए। ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज इसेंशियल टू ट्रांसफॉर्मिंग रॉ प्रोड्यूस इनटू सेलेबल कमोडिटी। ठीक है साहब। कॉमन प्रोसेसिंग स्टेप्स, these steps can include tasks like विनोइंग, थ्रेशिंग, जो मैंने आपको पत्थर पे मारने वाला बोला, क्लीनिंग, ड्राइंग, क्रशिंग। तो जैसे कॉफी बीन्स को हम क्रश करते हैं, ठीक है, मतलब उसको खोलने के लिए, नॉट फॉर पाउडर वाला। द स्पेसिफिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राइस टिपिकली रिक्वायर्स रिमूविंग हे, chaff and stones before being, you know, packed into the bags for market. Maintaining, so this is important, maintaining the original character of the produce। राइस को अगर मैंने उसके पूरे उसमें से, लीव्स में से निकाल दिया, स्टेम में से निकाल दिया, तो वो राइस ही रहा। तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट के लिए इट हैज टू हैव द ओरिजिनल कैरेक्टर दैट वाज टू बी इंटेंडेड टू बी टेकन आउट। So it is crucial that the produce maintains the original character after processing. For example, rice remains rice after being cleaned and packed. If the processing substantially alters the produce, अगर जो प्रोड्यूस मैं उसको लेके आ रहा हूं, कॉफी बीन्स, अगर कॉफी बीन्स ही रहेंगी तो इनकम है। अगर वो पाउडर हो गई, उसका ओरिजिनल फॉर्म हट गया, शुगर केन, शुगर केन ही रहे तो बढ़िया है। अगर शुगर केन चीनी बन गई तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाएगी और उसके अंदर में बिजनेस इनकम का इंपैक्ट आ जाएगा। चलिए साहब आगे। देयर इज थिन लाइन बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। वो क्या है साहब? एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम में मैंने आपको बोला ओरिजिनल कैरेक्टर हैज टू बी मेंटेन। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर में लूजेस ओरिजिनल कैरेक्टर। एंड मिक्स्ड इनकम हम अभी देखते हैं। इनकम जनरेटेड सोली फ्रॉम प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल इज एग्रीकल्चरल इनकम। बना मतलब बिना उसके, बिना वो प्रोसेस किए वो मार्केटेबल होगा ही नहीं। ठीक है। दिस इंक्लूड्स द कॉमन प्रोसेसेस आउटलाइंड इन माय प्रीवियस स्लाइड विच प्रिजर्व द ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है साहब। अब नॉन एग्रीकल्चरल क्या है? इट गोज बियॉन्ड मेकिंग द ओरिजिनल प्रोड्यूस एंड चेंज इट्स कैरेक्टर। जब शुगर केन चीनी में बदली हो जाती है तो वो
नॉन एग्रीकल्चर, उसकी जो बिक्री होती है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में आती है। ठीक है। मिक्स्ड इनकम इन अ सिचुएशन वेयर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स बोथ एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स, द इनकम इज पार्टली एग्रीकल्चरल एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल। सर कैसे निकालेंगे, सिखाऊंगा, होल्ड ऑन, सिखाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे, और इसी के ही सम्स आते हैं। So, mixed in situations where processing involves both agricultural and manufacturing aspects, the income is classified partly agricultural and partly non-agricultural. तो जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो तो एग्जेम्प्ट हो जाती है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में, बट जो नॉन एग्रीकल्चरल है वो अकॉर्डिंगली बिजनेस इनकम के अंदर में टैक्सेबल हो जाती है। सो एप्लीकेशन ऑफ इनकम बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड बिजनेस इनकम कैसे साहब? तो इसके लिए हमारे पास इनकम टैक्स रूल्स ने हमारे को कुछ समझाया हुआ है। 7A, 7B, 8, ये एक फ्रेमवर्क है जहां पे हमारे को दिया गया है कि हम कैसे और किन किन सिनारियोस के अंदर में उसको एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम के अंदर में ट्रीट करें। तो जैसे शुगर केन है, शुगर केन ये मार्केट में ऐसे बिक सकती है, सॉरी, अगर ये ऐसे बिक सकती है तो ऐसे बेच दो, बट नहीं साहब, हमें तो इसे चीनी मिल लेके जाना है। तो हम इसे चीनी मिल ले गए और हमने वहां पे प्रोड्यूस की शुगर। जब हमने शुगर प्रोड्यूस करी तो क्या हो गया, चीनी बन गई। चीनी बिकी तो चीनी इज अ बिजनेस इनकम, तो वो बिजनेस इनकम के अंदर में आ गया। अब कैसे करेंगे उसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए साहब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर पवार इज अ फार्मर एंड ओन्स अ शुगर फैक्ट्री इन महाराष्ट्र। ठीक है साहब, इसे पॉलिटिकली मत लेना, एक नाम लिया है सर। ठीक है, ले भी लोगों तो है तो शुगर फैक्ट्री के मालिक ही। He grows sugarcane in his 15 acres of land. ठीक है, out of the total produce 90% is sent to his sugar factory to make crystal sugar। जो हम चीनी खाते हैं, व्हाइट शुगर जो हम खाते हैं, क्रिस्टल शुगर खाते हैं, तो वो बनने के लिए भेज दिया गया। He sold 10% of his produce as such, ठीक है, for 20 lakhs। बैलेंस शुगर केन वॉज सेंट टू हिज फैक्ट्री। यहां पे वाई डाल देना, ये प्लीज आप नोट करिए इसको। अगर उसने शुगर केन बेची होती तो कितने की बिकती वो, 90% अगर उसने बेची होती तो वो बिकती, had he sold his sugar cane in the market he would have got ₹2 crores। ठीक है, अगर उसने शुगर केन ऐसी की ऐसी बेच दी होती तो उसे 2 करोड़ रुपए का पैसा मिलता, राइट। अब उसने क्या किया, उसने शुगर केन से शुगर बनाई और शुगर बनाने के लिए उसे 25 लाख रुपीज मिले, एंड देन ही सोल्ड दैट शुगर टू फॉर 2.5 करोड़। वाओ, 2.25 लगा करके 2.5 करोड़, 25 लाख का तो प्रॉफिट ऐसे ही आ गया। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग होल 15 एकर्स ऑफ लैंड वॉज 30 lakhs। मतलब कि इस 15 एकड़ के अंदर में खेती करने का जो टोटल कॉस्ट था वो 30 लाख था। आइए साहब कंप्यूटेशन कैसे निकालेंगे, लिखिए साहब। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आई विल वेट फॉर 10 seconds। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए साहब लिखेंगे। मिस्टर पवार इज अ फार्मर एज वेल एज शुगर फैक्ट्री ओनर। He is cultivating sugar and producing sugar. As per Rule 7, as per Rule 7, where, as per Rule 7, where the agricultural produce can be sold as such, can be sold as such, but there is further processing
there is further processing of the produce such that it loses its original identity, यानी कि शुगर केन को खत्म कर दिया उन्होंने, ऐसी प्रोसेसिंग की, शुगर केन अब शुगर बन गई. Then the income derived from such sale of goods will be treated as business income. In the above scenario, there is both sale of agricultural produce and sale of produce in changed form. यानी कि यहां पे शुगर केन की सेल भी है और शुगर की सेल भी है. आइए साहब, लेट्स सी हाउ टू डील विद द सिचुएशन. चलिए साहब, कंप्यूटेशन बनाएंगे. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर पवार. कॉलम बना लिए साहब, 1 2 3 4. जो दिखा रहा हूं मैं ऐसे ही करेंगे. सेल ऑफ शुगर कितने की हुई? 2.5 करोड़ की. जो शुगर केन यूज हुई थी, यहां पे शुगर केन लिखेंगे साहब. शुगर केन सेंट टू द शुगर फैक्ट्री वॉज, अगर वो बेचता इसको तो कितने की बिकती? 2 करोड़ की, राइट. कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 25 लाख. अब 2 करोड़ 50 लाख माइनस 2 करोड़ एंड माइनस 25, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 25 लाख. ये मेरी हो गई बिजनेस इनकम. ठीक है साहब. अब आते हैं एग्रीकल्चरल इनकम पे. एग्रीकल्चरल इनकम क्या होगी? जो 10% मैंने शुगर बेची थी 20 लाख रुपए की, वो मेरी सेल प्राइस हो गई शुगर की. लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, 30 लाख मैंने टोटल लगाया था 15 एकर्स लैंड पे, तो 10% ऑफ शुगर केन इज 3 lakhs. तो भाई साहब 17 लाख आ गया. ठीक है. अब मैंने यहां पे 2 करोड़ तो मैंने माइनस कर दिया था. ठीक है. अब जो 2 करोड़ मैंने माइनस किया था वो मैं ऐसे थोड़ा ना छोड़ दूंगा. मैं क्या बोलूंगा, मार्केट वैल्यू, अगर आप इसे मार्केट में बेचते तो आपको 2 करोड़ रुपया मिलता, जो कि मैंने आपके 2.5 करोड़ में से हटा दिया. अब मैं यहां पे जोड़ देता हूं इसको. ठीक है. तो ये एग्रीकल्चरल इनकम होती है अगर आप बेचते मार्केट में. उसके अगेंस्ट में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या हुई? 27 lakhs, राइट. भाई 90% ऑफ 30 lakhs आ गया. टोटल 30 lakhs में 10% ऑफ 90% में मैंने बाइफरकेट कर दिया, तो ये आ गया 1 करोड़ 73 lakhs. अब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1 करोड़ 90 lakhs, राइट. अब ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1 करोड़ 1 करोड़ 90 lakhs. तो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम हो गई नील बटे सन्नाटा, और 25 लाख रुपए का मेरा बिजनेस इनकम करके मैं इसे टोटल इनकम मान लू. साहब, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. हाय क्लास, वेलकम बैक. हम लोग लास्ट टाइम थे जब हम शुगर केन फैक्ट्री की बात कर रहे थे.
So just showing you what has really happened. बिजनेस इनकम ऐसे निकली थी, राइट? हमारी बिजनेस इनकम निकली थी 25 लाख रुपीज की, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यू नो, रूल रूल 7 क्या बोलता है? रूल 7 बोलता है अगर आपका कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आपने जिसके ऊपर में काम किया हो, पर जो वो प्रोडक्ट है उसे ऐसे भी बेचा जा सकता था, तो जितना आपने उसके ऊपर में एक्स्ट्रा काम किया है उसे हम बिजनेस इनकम मानेंगे, बाकी को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, राइट? सो रूल 7 deals with the situations where income arises both agriculture activities and business operations. सो शायद शुगर केन के बारे में मैंने बताया था, अगर उसकी कोई रॉ मटेरियल का, जो शुगर केन है, अगर वो रॉ मटेरियल डायरेक्टली मार्केट में सेलेबल है, तो उतना हम लोग सेल से रॉ मटेरियल कॉस्ट का हम लोग डिडक्शन ले लेते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसके लिए हम लोग बाकी का कॉस्ट लेते हैं और हम लोग बोलते हैं जी ये हमारा प्रॉफिट है। अब ये क्यों लिया गया? सो रॉ मटेरियल डिडक्शन हमने क्यों लिया? रॉ मटेरियल डिडक्शन के अंदर आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आप करते हो तो क्या आता है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या आता है? रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल जो है हमारा इस केस के अंदर में सीधा हमारी खेतों से आ रहा है। अब क्योंकि हमारे खेतों से आ रहा है, हम अपने आप को तो पैसा देंगे नहीं, इसलिए ये बोला गया कि जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी वो हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगा करके आपको उतना का उतना छूट दे देंगे बिजनेस इनकम में, और आपकी बिजनेस इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो रॉ मटेरियल डिडक्शन क्या है? द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स in business is deducted. The deduction is based on the market value of the produce, which is determined as per the prevailing market price. जो मार्केट प्राइस में उस गुड्स का वैल्यू होगी वो रॉ मटेरियल की हमारे को डिडक्शन मिल जाएगी। नो फर्दर डिडक्शन। इट प्रोहिबिट्स डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन। याद रखना, यहां पे क्या प्रोसेस को करता है? क्या प्रोसेस को करता है? कल्टीवेशन। प्रोहिबिट्स further deduction of expenses incurred by the SSC for agricultural incurred in agricultural activities. So agricultural activities के लिए जितना भी आपने कॉस्ट लिया है वो यहाँ पे आपको और नहीं मिलेगा, सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल ही आपको मिलेगा, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो रॉ मटेरियल की अगर मार्केट में बेचने जाते हैं तो इस कॉस्ट पे आपको वो रॉ मटेरियल खरीदना होता है। बाकी तो आप एग्रीकल्चरल इनकम कर रहे हो ना, कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, वो तो आप एग्रीकल्चरल इनकम से लोगे आप, ठीक है साहब? आगे चलते हैं। अब मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन किया है? मार्केट वैल्यू रूल 7 के हिसाब से दो सिनेरियो में डिटरमाइन की जा सकती है। अगर आपके पास एक मार्केट वैल्यू है, पड़ी हुई है, जो एग्जैक्ट हमारे को ये बता दे कि आज की डेट में एमएसपी इतना है इसका, सपोजिंगली, तो वो मेरी मार्केट वैल्यू हो गई। अगर आज की डेट में मैं मंडी में बेचने जाऊंगा, आजादपुर मंडी के अंदर में, या नासिक मंडी में बेचने जाऊंगा, या कलकत्ते मंडी में बेचने जाऊंगा, या दुर्गापुर मंडी में बेचने जाऊंगा, कहीं भी बेचने जाऊंगा, तो मुझे मेरी शुगर केन का इतना रुपया मिलेगा। तो when the agricultural produce is capable of being sold in the market, either in its raw state or after undergoing ordinary processing, ध्यान रखना ordinary processing। अगर छोलिया है, छोलिया आप देखोगे तो एक प्लांट होता है, प्लांट के अंदर में छोटे छोटे दाने होते हैं, मतलब कि चने की तरह के ग्रीन ग्रीन दाने होते हैं। तो अगर वो
प्लांट के संग बिक रहा है वो भी मार्केटेबल प्रोड्यूस है, और छोलिया अलग करके बिक रहा है वो भी मार्केटेबल प्रोड्यूस है। द मार्केट वैल्यू इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एवरेज प्राइस ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो उसका जो एवरेज प्राइस है फॉर दैट प्रीवियस ईयर वो हमारा मार्केट वैल्यू हो जाएगा। सिनेरियो टू, सिनेरियो टू में जहां पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इफ द प्रोड्यूस इज नॉट ऑर्डिनरीली सेलेबल इन इट्स रॉ फॉर्म और आफ्टर अंडरगोइंग ऑर्डिनरी प्रोसेसिंग, मार्केट वैल्यू क्या होगा? मतलब कि कोई ऐसा प्रोड्यूस है जो कि हमारे को ऐसे हम बेच ही नहीं सकते बिना उसको मैन्युफैक्चर किए हुए, तो वो क्या होगा? जो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द कल्टीवेशन, लैंड रेवेन्यू और रेंट पेड, इन सबको जोड़ करके एंड अ रीजनेबल प्रॉफिट। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कल्टीवेशन, अगर खुद की लैंड हो तो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कल्टीवेशन, लैंड रेवेन्यू जो मैंने रेवेन्यू गवर्नमेंट को दी है, और रेंट पेड अगर मैंने रेंट जो मैंने खेतों के लिए जो रेंट पे कर रहा हूं मैं, प्लस अ रीजनेबल प्रॉफिट 10%, 20%, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोड्यूस। तो वो मेरा रॉ मटेरियल का मार्केट वैल्यू हो जाएगा, राइट? अब रूल 7A, 7B और 8 स्पेसिफिक सिनारियोज हैं। 7A रबर, 7B कॉफी एंड 8 इज टी। सो ये रहा आपका अपोर्शनमेंट। अब क्या होता है साहब कि अगर आप रबर प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो रबर को आप सीधा प्लांट से निकाला, उसको इस फॉर्म में तो बेच नहीं सकते। क्या इस फॉर्म में आप बॉल खरीदोगे? बॉल तो इस फॉर्म में आएगी ना, इसको आगे प्रोसेसिंग करके बॉल बनेगी ना। ये पेड़ से सीधा यहाँ पे ये निकला, इसको यहाँ पे फैक्ट्री में गया, इसकी यहाँ पे शीट्स बनी, और ये फिर फर्दर बॉल बन गया। ऐसे ये कॉफी है, कॉफी को हम यहाँ पे इसको यहाँ पे फैक्ट्री में लेके जाते हैं, इसको रोस्ट करते हैं, इसको कॉफी कूटते हैं, और फिर आपको ब्रू या नेस्कैफे मिलती है। उसी तरह चाय की पत्ती आप सीधा डायरेक्टली तो पीते नहीं हो, आपको उसको फैक्ट्री में लेके जाना है, फैक्ट्री में ये सारी की सारी चाय की पत्ती प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेस होकर के आपको चाय की पत्ती काली वाली मिलेगी। तो अब गवर्नमेंट बोलती है इन रूल्स के अंडर में हम आपके कॉफी, टी और रबर प्रोडक्ट्स को अपोर्शन करेंगे कि इतना परसेंट आप एग्रीकल्चरल इनकम लोगे, इतना परसेंट आप बिजनेस इनकम लोगे। तो एग्रीकल्चरल इनकम is 65% ऑफ द टोटल इनकम अर्नड बाय द पर्सन, एंड बिजनेस इनकम इज 35% ऑफ द टोटल इनकम अर्नड। वैसे ही अगर आप कॉफी बेचते हो तो आप कॉफी उगा रहे हो और क्योर कर रहे हो, यानी कि आप कॉफी को कॉफी बीन से अलग करके खाली बेच रहे हो, तो 75 और 25% की हिस्सेदारी होगी। मगर अगर आप उसे ग्रो कर रहे हो, उसे खोल रहे हो, उसका कॉफी बीन्स निकाल रहे हो, उसे रोस्ट कर रहे हो, रोस्ट करके ये प्रोडक्ट बनता है, फिर उसे आप कूट रहे हो और उसे तोड़ करके पाउडर फॉर्म में बना करके बेच रहे हो, तो आपको वो 60% और 40% के अंदर में आपको एग्रीकल्चर और बिजनेस इनकम होगी। ऐसे ही टी जो है वो 60% एग्रीकल्चर इनकम और 40% बिजनेस इनकम। ठीक है? परसेंटेज कैसे अप्लाई होगी? जो प्रॉफिट सेल माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस कल्टीवेशन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू माय प्रॉफिट, उसका ही ये बनेगा। आइए साहब देखते हैं एक एग्जांपल। कैसे देखेंगे? मिस्टर रंगराजन मैन्युफैक्चर्स लेटेक्स फ्रॉम रबर प्लांट्स ग्रोन बाय हिम इन इंडिया। जो शीट्स आपने देखी लेटेक्स, दीज आर देन सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹60 लाख। जो लेटेक्स उन्होंने बनाई उसको उन्होंने 60 लाख में बेच दिया। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर यानी कि कल्टीवेशन कॉस्ट, कल्टीवेशन ग्रोइंग रबर इज 20 lakhs एंड मैन्युफैक्चरिंग लेटेक्स इज 16 lakhs। कंप्यूट हिज टोटल इनकम। ये पहले वर्किंग नोट बनाएंगे हम। एक्सक्यूज मी। वर्किंग नोट हमने कैसे बनाई है? डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये मेरी आ गई साहब सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्या थी मेरी? 60 lakhs। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या आ गई मेरी? 20 lakhs। ये रही मेरी साहब 20 lakhs। और 16 lakhs इज माई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज 16 lakhs।
तो अब प्रॉफिट क्या निकला, 60 लैक्स माइनस 20 लैक्स माइनस 16 लैक्स इज इक्वल टू 24 लैक्स। कंप्यूटेशन बनाते हैं साहब, ये रही हमारी कंप्यूटेशन। तो प्रॉफिट्स फ्रॉम रबड़ वर्क 24 लैक्स आ गया साहब, ये रहा 24 लैक्स। अब रूल 7A अप्लाई करेंगे तो 35% मेरा बिजनेस इनकम है, 8,40,000। एग्रीकल्चरल इनकम 15,60,000। ठीक है, 24 लैक्स का। और मुझे पता है कि ये एग्जेम्पशन मिलेगी मुझे 10 सबसेक्शन 1 के तहत, और ये मेरा एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा ये नील बटा सन्नाटा, और मेरा बिजनेस इनकम आ गया 8,40,000। राइट, सो ये मेरा बिजनेस इनकम है और इसी के ऊपर मुझे टैक्स लगेगा। आगे चलेंगे साहब हम, फार्म बिल्डिंग, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए साहब, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बाय।